कर्वेचर। अब समझना क्या है कि मैंने बोला 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस तो 1 डायमेंशनल, इफ 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल, इफ 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन, अब सपोज जब हम कार की बात कर रहे हैं या बाइक की बात कर रहे हैं, तो बाइक जब चलती है तो उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन मानते हैं, बिकॉज उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है थोड़े तो ज़मीन से ज़्यादा ही है, हम ज़मीन पे चिपक के तो चल नहीं रहे हैं, तो उसका थोड़ा तो वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर लेंगे ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। तो ये 1D 2D एंड 3D ये तो हो गया। अब इसके बाद कौन सा थियरी है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए सबसे पहले पोजीशन समझना पड़ेगा। पोजीशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे है, और टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो 5 मीटर तक चल के आ चुका है। तो पहले इंस्टेंस पर उसका पोजीशन ये हुआ और दूसरे इंस्टेंस पर उसका पोजीशन ये हुआ। मतलब फर्स्ट टाइम इंटरवल पे वो यहाँ पे, सेकेंड टाइम पे वो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स उसका पोजीशन चेंज हुआ। सिंपल। मतलब पोजीशन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले इंस्टेंस पर जब उसको ऑब्जर्व किया देन दिस वाज द पोजीशन, फिर दूसरे इंस्टेंस पर जब उसको ऑब्जर्व किया देन दिस इज योर पोजीशन। सिंपल। तो पोजीशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि कौन से टाइम इंस्टेंस पे उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये उसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद ये लेफ्ट साइड का सब निकाल दूं। इसको लिखना है किसी को? डायरेक्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ही आते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली अब स्टार्ट होंगे आपके एनसीईआरटी लेवल के लिए। और इसके पहले जो चला उसमें हमने सिर्फ थियोरेटिकली समझा कि मोशन क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज़ हर एक एग्जाम्पल में आएगा। किसी भी मोशन के एग्जाम्पल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप कहाँ से उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो, तो वो चीज़ आपको ईजी या हार्ड हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि प्लेन चल रहा है, उसका कंबशन पीछे जा रहा है, ऐसा एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में पीछे। तो उसमें जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो प्लेन की वेलोसिटी अलग होगी, और प्लेन में ही बैठ जाओ तो प्लेन की वेलोसिटी कितनी होगी? इफ प्लेन इज रनिंग, एक प्लेन है, कार बोल दो, छोड़ो प्लेन। कार is running with the speed 50 मीटर पर सेकेंड एंड समवन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड पे खड़े होके वो कार को देख रहा है, तो उसको कितनी स्पीड दिखेगी कार की? और वही लड़का अगर कार के अंदर बैठ जाए तो एट रेस्ट आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब किसी क्वेश्चन को बाहर से सॉल्व करना ईजी होगा, किसी क्वेश्चन को कार के अंदर बैठ के सॉल्व करना ईजी होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके क्वेश्चन को हम इजी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट विल बी द यूज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन योर फ्यूचर। मतलब जैसे ही क्वेश्चंस में हम आएंगे, पर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बहुत हमको कंटेंट पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सो वी हैव 2 थिंग्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है?
तो भाई टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इज डिफाइंड एज पाथ लेंथ और डिस्टेंस। अब पाथ लेंथ को हम d से डिनोट करेंगे, स्मॉल d से, और डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। Suppose we are starting our motion from point A and going to point C. ये आपका रास्ता है, रोड यहीं पे बना हुआ है, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 3 किलोमीटर्स, इसका 4 किलोमीटर्स। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट A टू C? A से C तक आप जाओगे नॉर्मल रोड पे चल के, तो कितना डिस्टेंस होगा? कितना होगा? 7 किलोमीटर्स। डेफिनेशन ये है डिस्टेंस का, टोटल पाथ कवर्ड, और टोटल उसने 3 + 4 तो 7 किलोमीटर कवर किया वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू C। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड AC पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा है? तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 होता है, इसलिए आंसर आ गया AC का डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब x, डिस्टेंस मतलब d। इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल है। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पता चल गया AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5। सिंपल है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम याद रख ले तो भी चलेगा। सो दैट्स हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी अंडरस्टूड। बट अब सिचुएशन क्या हुई कि डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, ये उसका डेफिनेशन हुआ, फिर उसका टाइप। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? मतलब जिसकी सिर्फ वैल्यू हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो। मतलब जब हम एक्टिवा लेके निकलते हैं या कार लेके निकलते हैं तो उसमें ओडोमीटर में डिस्टेंस लिखा हुआ आता है कि आपने कितना डिस्टेंस आपकी कार से ट्रैवल किया हुआ है। तो वो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस है, बिकॉज जहाँ से हमने ली कार शोरूम से लेकर के आज के दिन तक, जहाँ तक हमने जहाँ भी गए, लेकिन वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ओनली वैल्यू कि भाई आपकी कार 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, पर कहाँ पे चली है डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नहीं। मतलब स्केलर क्वांटिटीज आर दोस जो हमें सिर्फ एक वैल्यू मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करे, डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। समझ में आ रहा है? तो स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ वैल्यू होता है, और वैल्यू कैसा होता है? तो कि भाई ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? डिस्टेंस कभी नेगेटिव में गया है हमारी कार में? नहीं गया है, ऑलवेज प्लस ही होता है। जैसे ही कार चालू होगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगी तो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वो ऐड होता जाएगा पिछले वाले में। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस विल ऑलवेज पॉजिटिव। पर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मतलब इसको फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दे तो उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो डायरेक्शन भी दे और मैग्नीट्यूड भी दे। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ये ए पॉइंट है जो 0, 0 पे है। अब 1 डायमेंशनल मोशन समझ रहे हैं, इसलिए हम 1 डायमेंशनल बना रहा हूँ लाइन। ये एक्स एक्सिस हो गई 1 डायमेंशनल लाइन। अब एक्स पे यहाँ आगे जितना जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर्स, और यहाँ जाएंगे तो माइनस में होगा।
माइनस का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन सबने देखी हुई है, प्लस एक्स में प्लस में जाते हैं माइनस एक्स, और ये ओरिजिन। अब क्या है कि सपोज ये आपका बड़ौदा है, ये आपका अहमदाबाद है। अब जाना था आपको बड़ौदा से अहमदाबाद 100 किलोमीटर तक, पर गलती से ड्राइवर ने सूरत की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला दी, तो उसका मतलब क्या हुआ, गलत डायरेक्शन में चले गए। तो उस गलत डायरेक्शन को फिजिक्स कैसे बताएगा, तो क्या भाई वो नेगेटिव साइन से बताएगा कि आपने गलत डायरेक्शन में चले गए, तो आप 10 किलोमीटर गए पर गलत डायरेक्शन में गए, मतलब जहाँ जाना था उससे अलग जगह चले गए। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स में प्लस माइनस क्या बता रहा है, ओनली डायरेक्शन। इसमें ऐसा नहीं है कि -10 इज लेस देन दिस +10, दोनों की वैल्यू का सिग्निफिकेंस तो वही है। मैग्नीट्यूड का मतलब ही है कि उसका मॉड लेते हैं हम ऐसे, तो 10। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस ऑफ द वैल्यू। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि गलत डायरेक्शन में 10 चले गए तो -10, पर उसका मैग्नीट्यूड उसकी नंबर का जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू दिस +10। समझ में आ रहा है? मतलब मैथमेटिकली हम ऐसा बोलते हैं कि -10 +10 से छोटा होता है, पर फिजिक्स में माइनस क्या देता है, ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, कि जहाँ जाना था उससे गलत डायरेक्शन में चले गए, इसलिए माइनस लिखा है। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? मतलब फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी कैसी हो सकती है, तो क्या भाई उसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो क्या भाई प्लस और माइनस साइन से। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू कैसी हो सकती है, तो क्या भाई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। जीरो कैसे, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए से हमने मोशन चालू किया, अब इसको बी नहीं बोलते, पहुंचे पॉइंट बी तक और वापस आए पॉइंट सी तक। अब अगर आपको कोई पूछे कि ए से सी तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो सबसे पहले आप ट्रैवल करना चालू किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो 0 से 40 मीटर्स तक आप गए। अब 40 से वापस ए तक आए होंगे, तो 40 + 40 मतलब A to B + B to O मतलब A, और वापस ए से सी गए, तो 40 + 40 + 20 तो 100। डिस्टेंस पूछा है तो ऑलवेज ऐड होगा, तो टोटल आपकी कार 100 किलोमीटर चली। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कौन है, सी, तो -20। कहाँ से चालू किया था, 0 से, तो आंसर आया -20। समझ में आ रहा है? अगर पूछूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए सी ए, मतलब ए से सी गए वापस ए पे आ गए, तो फाइनल पॉइंट भी वही, इनिशियल पॉइंट भी वही, तो आंसर आया 0। फिर अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो 40 - 0 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आंसर आया 40। मतलब एक ही एग्जांपल में हमको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को इसमें? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो क्या उसका डेफिनेशन, उसका टाइप कैसा है, ये एग्जांपल किसी को लिखना है तो लिख लेना। अब क्या समझना है, तो क्या भाई इन विच केस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 डायमेंशनल मोशन का। कि कौन से केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। जिसने लेक्चर भरा हुआ है, जिसको आता है उसको नहीं पूछना है, तो पहली बार सीख रहा है उसके लिए है। नहीं, इन विच कंडीशन और इन विच केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी।
ऐसे कौन से केस के लिए डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा? वो वापस टच नहीं करेगा। हाँ, मतलब वो क्या बोला, क्या नाम था तेरा? राजवी, वही ना? राजवी ने क्या बोला कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर पोजीशन ए से आपने मोशन चालू किया, बी तक आप गए, अब बी में ही बस गए, वापस नहीं जाना है। सपोज 0 से अपना मोशन चालू किया, 10 किलोमीटर तक गए, अब बी से वापस कभी नहीं जाना है, यहीं आजीवन रुक जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए गोइंग टू पॉइंट बी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हुआ? 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या आया? 10 किलोमीटर। दोनों की वैल्यू सेम आई। मतलब फॉर अ मोशन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंडिंग एट द अदर पॉइंट, समझ में आ रहा है? मतलब वन डायमेंशनल मोशन के कोई भी केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, पर शर्त क्या है कि वो यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वापस जाएगा तो वो माइनस होने लगेगा इधर, समझ में आ रहा है? बस तो इसका आंसर लिखो अपने हिसाब से, ये एग्जांपल लिखो कि व्हेन मोशन स्टार्ट्स from a point and terminates at other point, in that case distance becomes displacement. This is true for any 1D motion. ये एग्जाम्पल्स में बहुत बार यूज होगा। इसके अलावा और कुछ लिखा था नोट्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में? वो सर्कल वाला सम कराना है ना, वो तो इसके बाद कराएंगे। लगा उसके भी ये रनर वाला ये सम कराएगा उसका। d इक्वल टू एक्स, दिस इज ट्रू फॉर एनी वन डायमेंशनल मोशन। ओके, अभी क्या करना है? वो सर्कल वाला सम सॉल्व करना है। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है, पर इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कितना आपको आया। देखो करना क्या है, एक रनर है, उस सर्कुलर ट्रैक पे उसने दौड़ना चालू किया, उस ट्रैक की रेडियस है r, ए पॉइंट से उसने चालू किया टू बी सी डी एंड ए रिस्पेक्टिवली। अब उसके 4 अलग अलग पाथ है, पहले ए टू बी गया, फिर ए टू सी गया, फिर ए टू डी गया, और वापस ए से घूम के वापस ए पर पहुंच गया। तो ऐसे 4 अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो करो।
देखो क्या करना है, फॉर पाथ ए बी, यहां से लिखना है फॉर पाथ ए बी डिस्टेंस इज आर्क ए बी, ये पूरा आर्क है इधर से, समझ में आ रहा है। अब नाउ वी नो कैसे हम आर्क फाइंड करेंगे हमको नहीं पता है, पर पूरी सर्कल की सरकमफरेंस हमको पता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इस 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो ए टू सी का डिस्टेंस मिलेगा, और 2 पाई आर का भी हाफ के भी हाफ करेंगे तो ए टू बी का डिस्टेंस मिलेगा। हाँ, तो द फोर्थ पार्ट ऑफ 2 पाई आर इज आर्क ए सी ए बी। फिर यहां से पाई आर बाई 2, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ आर्क ए बी, और वही डिस्टेंस है हमारा जो हमें चाहिए था। अब फॉर पाथ ए बी के अंदर ही यहाँ लिखना है डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्स। अब एक्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो ये आर बन जाएगा, फिर यहाँ से हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो आर आर इसका आया करेंगे तो √2r आएगा। समझ में आ गया। सिमिलरली यही ए सी के लिए करना है, मतलब अभी ये सब नहीं करना है, अभी सिर्फ हमको आंसर देना है, लेकिन पब्लिक ने टेस्ट में भी ऐसा ही लिखा था, ऐसा नहीं करना होता है। मतलब बोर्ड्स में तो हमको पूरा लिखना है ना, मेथड पूरी करनी है, पर एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि हमको सिर्फ एमसीक्यू टिक करना है, तो उसमें ऐसा चलेगा कि रफ वर्क आपने जो भी किया है चलेगा, पर नॉर्मल टेस्ट में तो पूरा लिखना है कि मैंने क्या क्या किया। नहीं समझ में आया। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ, पाई आर बाई 2, कहाँ से आया, तो कभी पूरा सरकमफरेंस अगर 2 पाई आर है तो ये उसका फोर्थ पार्ट है, सिंपल है। तो वैसे उसका आंसर आया पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अब 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो 4x क्या करेंगे हम, x के लिए ए बी डिस्प्लेसमेंट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, स्क्वायर रूट सामने दे देंगे तो √2r स्क्वायर, तो √2r बचा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, सिंपल है। तो इसका आंसर भी आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी √2r। अब ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट किसी को निकालना आया, देखो ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पूरी लाइन ज्वाइन कर दो, डायमीटर हो जाएगा, या फिर 2r बोल सकते हैं, सिंपल। फिर ए टू सी का डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर, बिकॉज पूरा 2 पाई आर है तो हाफ करेंगे तो पाई आर। फिर ए टू डी का, ये ए टू डी आना है एस से, मतलब इसमें दो आंसर आ सकते हैं कि अगर ए टू डी को और प्रिसाइजली बताना पड़ेगा कि ए टू डी ये भी डिस्टेंस हो सकता है ये भी हो सकता है, पर डी टू ए बोला होता तो मैं ये कंसिडर करता, समझ में आ रहा है। अब ए टू डी बोला है तो ये पूरा करना पड़ेगा, पाई आर प्लस सी टू डी, तो ए टू सी तो आएगा ही, पाई आर तो आएगा ही, प्लस सी टू डी का कितना होगा जो ए टू बी का है, तो पाई आर बाई 2 को इसमें ऐड कर दो। समझ में आया क्या किया, देख ए टू डी जाना है तो ए टू सी के लिए क्या आएगा, पाई आर, और सी टू डी भी जाना पड़ेगा, तो सी टू डी का जो आर्क है वही तो ए बी का आर्क था, तो इसलिए उसको सिंपली ऐड कर दिया इसमें। मतलब यहाँ से यहाँ पूछा होता तो ओनली यही आंसर आता, पर उसके लिए बोलना पड़ता डी ए, डी से ए के लिए फाइंड करके दो, पर ए टू डी बोला इसलिए पूरा कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए ये उसका आंसर है। अब ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो जो ए टू बी का है वही ए टू डी का होगा, सिमिलरली वापस आर आर तो ये हो जाएगा √2r, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। अब ए टू ए पूरा सर्कल घूम लिया तो पूरा सरकमफरेंस हो जाएगा,
मतलब ये एक क्वेश्चन आ गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आप कोई भी सम पूछेंगे तो आ जाएगा। समझ में आया ना? पक्का? अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अभी के लिए ऐसा लिखोगे चलेगा, पर टेस्ट में क्या करना है, पूरी मेथड लिखनी है। सबका मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट किसी को? लिमिट वाले टॉपिक में कोई डाउट? जो नए आए हैं उन लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लिए हैं प्रॉपरली? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है समझा देता हूँ। लॉगरिथम बाकी है, पंद्रह 20 मिनट का टॉपिक है, ऐसा है तो मैं कल करा दूंगा। ऐसा है तो और वो सबको कराना पड़ेगा ना लॉगरिथम, तो वो अतिक सर को बोल दूंगा, वो रेगुलर क्लास में एक बार ले लेंगे, 15-20 मिनट का ही है। असाइनमेंट के डाउट सॉल्व हो गए सबके? नहीं हुए? वो लेक्चर में पूछ लेने के पहले ही, तो उस लेक्चर में या फिर दूसरे लेक्चर में सर सेट कर देंगे। अलग टाइम की राह मत देखो। देखो मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते होंगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा फिजिक्स। मतलब अभी के ये जो 5-6 पेज का मटेरियल है वो अगर नहीं किया तो पूरी बुक आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो इसमें में ध्यान दे दो अच्छे से, फिर जब वेक्टर्स चलेंगे तब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लिख लिया सबने? अब 2-3 वर्ड लिखवाता हूँ, उसको साइड पे लिख लेना। अब देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो क्या हुआ? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस चेंज हुआ कितने टाइम में। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्या सीखा हुआ है, तो कि भाई आपका अगर 50 मार्क का टेस्ट हुआ, उसमें से आपके अगर 40 मार्क्स आए तो ये भी मार्क को डिनोट करते हैं और ये भी मार्क को ही डिनोट करता है। पर अब जो रेशियो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है। समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट होगा मीटर, टाइम का होगा सेकंड। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने जितने भी रेशियो जीवन में देखे हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम यूनिट की चीज़ के थे। पर अब क्या होगा, जब चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि लेंथ, मास एंड टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सेप्ट किया गया कि सपोज यहाँ से अमेरिका फिर यूके ट्रेडिंग होती है, हम कुछ कपड़े खरीदते हैं
या वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ नहीं बनती है तो वहाँ से यहाँ मंगवानी पड़ती है। तो सिचुएशन क्या होती थी, मास, लेंथ एंड टाइम। अब टाइम का यूनिट तो सारी दुनिया में सेकंड, पर लेंथ का यूनिट कहीं पे फीट था, कहीं पे मीटर था। समझ में आ रहा है? तो सपोज तू यहाँ पे कपड़े लेने जाए तो 50 रुपये मीटर कपड़ा मिलता हो, तो 4 मीटर कपड़ा खरीदे तो 200 रुपये में 4 मीटर कपड़ा आया। और यूके में गए वहाँ पे 50 रुपये 1 फीट मिलता हो, तो तू वहाँ पे 200 रुपये खर्चा करे तो तुझे 4 मीटर कपड़ा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज फीट कम होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर, तो वो तो कम हो गया। तो ट्रेडिंग के में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गए, इसलिए पूरी दुनिया में ऐसा यूनिट को फिक्स किया गया। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, ऐसे। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो चैप्टर नंबर 2 के टाइम पे पहले पढ़ाएंगे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ऐसे यूनिट्स हुए उसके। लेकिन हमने किलोग्राम मान लिया कि पूरी दुनिया में सिस्टम इंटरनेशनल में मास का यूनिट किलोग्राम ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब हम लेक्चर में होते हैं तो सब कुछ ऐसा यूनिट में होता है, और जब हम लैब में जाएंगे तो लैब में सब कुछ CGS में होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वो सब आएगा, FPS, CGS, MKS, उसमें कुछ अलग नहीं है, सब सेम ही है। मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब पूरे 2 साल के लिए क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम। किसी ने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी ने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका रेट ऑफ चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम। सिंपल। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ये उसका डेफिनेशन हुआ। अब उसका फॉर्मूला बनाएंगे। डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों? बिकॉज मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रहा है। समझ में आ गया? मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, मतलब यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट इंटरवल मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। समझ में आ गया? सिंपल। 1 दिन, 1 महीने में, मतलब एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। सिंपल है। ये उसका यूनिट हो गया। फिर क्या समझना है इसके लिए? तो कि भाई स्पीड कहाँ से आई? डिस्टेंस की वजह से। तो डिस्टेंस कैसा था? स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसा होगा? स्केलर। हमने समझा था ऐसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ शादी करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का बच्चा होगा वेलोसिटी और डिस्टेंस टाइम का बच्चा होगा स्पीड। ये महाभारत में देखा है ना, द्रौपदी, वैसे ये टाइम है द्रौपदी, इसके दो पति। से समझने के लिए इजी रहेगा कि स्पीड की पेरेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस, दैट्स वाई वो स्केलर, और वेलोसिटी की पेरेंट क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई वो वेक्टर। सिंपल है। स्केलर मतलब इट विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो स्केलर क्वांटिटी होगी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इट विल गिव अस वैल्यू अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये स्पीड नहीं दे पाएगी।
देन एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होता है? एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? तो क्या भाई, इन रियलिटी जब हम पॉइंट ए से अपना मोशन चालू करें और पॉइंट बी तक पहुंचे, तो क्या आपकी स्पीड ऑलवेज सेम रहेगी? कभी ट्रैफिक बढ़ गया तो स्पीड कम होगी, कभी ट्रैफिक थोड़ा कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, कभी आपको चाय पीने का मन किया आपको रुकना पड़ेगा, कभी कुछ और मन किया तो भी रुकना पड़ेगा। तो देयर आर वेरी पॉसिबिलिटीज कि 8 बजे आप निकलो और 9 बजे आप अहमदाबाद पहुंच जाओ। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया 1 घंटे में, हाइपोथेटिकली। पर 8:20 पे आपको पानी पीने रुकना पड़ा या चाय पीने रुकना पड़ा, तो वहाँ पे तो आपकी स्पीड 0 थी। फिर यहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिला तो आपने स्पीड बना ली 120 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था तो आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर की। मतलब एक ही टाइम पे 3 इंस्टेंस पे स्पीड अलग अलग है, पर मैंने बोला कि 1 घंटे में आप पहुँच चुके हो। तो मतलब एवरेज स्पीड जो 100 बोल रहा हूँ मैं, 100 किलोमीटर पर आवर, आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 8 से 9 के टाइम इंस्टेंस पे, मतलब 1 घंटे में। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया तो आपकी स्पीड क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ दिख रहा है कभी बीच में रुका हुआ है तू, कभी स्पीड कम है कभी ज़्यादा है, विच मीन्स ये 100 जो आंसर है वो किसका है? तो कभी एवरेज का। समझ में आ रहा है? एवरेज का मतलब क्या हुआ? उसको डिनोट करते हैं ऐसे, मीन एस। उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब बीच में कहीं पे वो रुक भी सकता है, बीच में कहीं पे स्पीड बढ़ाई भी होगी, बीच में कहीं पे स्पीड कम भी करी होगी। सिंपल है। तो उसकी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज 100 किलोमीटर पर आवर। ये उसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसका पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस की जगह खाली नाम को चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हटा के डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। फॉर्मूला क्या बनेगा उसका? वेलोसिटी को डिनोट करेंगे, स्पीड को किया s से तो इसको करेंगे v से, तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। बट जैसा बाप वैसा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इट कैन टेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 एज अ वैल्यू। उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब सबको समझ में आ गया कि जिसका मॉड्यूलस निकाल लिया जाए उसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड। सिंपल है। अब उसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल में उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पर हम जो सम करेंगे उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला हर बार सेम लेता हूँ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर डूइंग मोशन इन 1 डायमेंशन। हमको पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस बन गया तो स्पीड ही वेलोसिटी बन गई। समझ में आ गया? मतलब फॉर 1 डायमेंशनल मोशन वेलोसिटी एंड स्पीड सेम हो सकती है। सिंपल है। तो इसके जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो सेम टू सेम यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज वो 1 डायमेंशनल मोशन है, एक जगह से स्टार्ट करेगा दूसरी जगह पर रुक जाएगा। इसलिए हम वेलोसिटी और स्पीड को एक बोल सकते हैं इस चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्चुअल इसका डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब 9 बजे से के 8 बजे, 9 माइनस 8 मतलब 1 आवर इज योर टाइम इंटरवल। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 100 माइनस 0, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बीच में रुका क्या हुआ उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 100 माइनस 0, तो 100। टोटल टाइम इंटरवल 1 आवर। तो स्पीड का आंसर भी 100 और वेलोसिटी का आंसर भी 100। पर इसको कैसे नोट करेंगे? +100 से।
मतलब हमको पता चलेगा कि ओरिजिन से स्टार्ट किया और कहीं पे गए। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन v इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ऐसा क्यों लिखा? डेल्टा मतलब डिफरेंस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टाइम इंटरवल 9 माइनस 8 मतलब 1 आवर। समझ में आ गया? और इसको बोलेंगे मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड। इसको नोट कर लो फटाफट। ये लिख लिया? परी सब लिख लिया? कुछ बाकी है? हो गया? सब हो गया सबका? ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ग्राफ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 से 5 क्वेश्चन ग्राफ में से आते हैं और ग्राफ समझना एकदम इजी होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे एक्स वर्सेस टी ग्राफ फॉर मोशन। चैप्टर है मोशन, तो मोशन के ही ग्राफ होंगे। एक्स वर्सेस टी में एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट, टी कौन है? टाइम। तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअली ग्राफ में क्या दो चीज़ें होती है मैथमेटिकली, पहले वो समझ लेते हैं। मैंने अपने हिसाब से नाम दिया है उसको। एक को बोलते हैं ओपन ग्राफ, एक को बोलते हैं क्लोज ग्राफ। क्लोज मतलब और ओपन मतलब क्या होता है? तो कि भाई जो ऐसा ओपन ग्राफ है जो कोई डायग्राम बना नहीं रहा है, मतलब क्लोज मतलब ऐसा। देखो ये क्लोज हो गया और ये ओपन है, मतलब वो इंटरसेक्ट ना करे एक्स वाई एक्सिस को तो ओपन, इंटरसेक्ट करे तो क्लोज। ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई मैथमेटिकल मतलब पोर्शन है नहीं, डेफिनेशन उसका अपने को समझने के लिए सिर्फ ऐसा है। इसमें भी ग्राफ मिल सकता है, इसमें भी स्लोप मतलब क्लोज हो सकता है। अगर इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया है तो ये क्लोज हो जाएगा। सिंपल है, मतलब डिपेंड करता है कब किसका यूज़ है। पर जो नीट में क्वेश्चन आते हैं उसको समझने के लिए ऐसा मैंने लॉजिक बनाया हुआ है कि एक को बोलेंगे ओपन, एक को बोलेंगे क्लोज। अब व्हेन वी हैव क्लोज ग्राफ हम फाइंड करेंगे एरिया, व्हेन वी हैव ओपन ग्राफ हम फाइंड करेंगे स्लोप।
स्लोप का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल मीनिंग, ऐसा ऐसा करने का क्या मतलब होता है? एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो उसने एंगल बनाया उसे बोलेंगे हम स्लोप। सिंपल है। तो इस लाइन का कुछ नाम होगा ओ ए, तो ओ ए लाइन का स्लोप क्या हुआ? तो थीटा एंगल। सिंपल है। उसको फाइंड करने का मेथड है, स्लोप को टेन थीटा भी बोलते हैं मैथमेटिकली। स्लोप फाइंड करने का ऐसा मेथड है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ आएगा x2 बिकॉज एक्स एक्सिस पे, यहाँ से एक पॉइंट नीचे आएगा मतलब x1, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ आएगा मतलब y1, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ ट्रेस करेंगे तो y2। सिंपल है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल ये है। पूरी लाइन पे कोई भी इंटरसेक्शन करो ये सारे एंगल सेम होते हैं, ये हमने 10th में सीखा हुआ है। तो टेन थीटा मतलब स्लोप, उसका फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, मतलब कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, मतलब x कोऑर्डिनेट अपॉन y। नहीं आओ चला, कहीं खोटो नहीं करा लगा वेदांत? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसा होता है। dy बाई डी एक्स दैट इज कॉल्ड स्लोप, मतलब टेन थीटा को भी स्लोप बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को भी स्लोप बोलते हैं, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको बोलेंगे स्लोप। और एरिया, एरिया का डेफिनेशन सबको पता है। फाइंड कैसे करेंगे? सपोज आपका डायग्राम बना है स्क्वायर फॉर एग्जांपल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर लेंथ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, तो एरिया का से फाइंड करेंगे एल स्क्वायर से। सिंपल है। तो क्लोज डायग्राम दिखे तो वी हैव टू फाइंड एरिया, ओपन दिखे तो हमें फाइंड करना पड़ेगा स्लोप। ये स्लोप का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया और ये एरिया का हो गया, इतना हमको पता है। अब जब एक्सटी ग्राफ की मैं बात करूँगा तो यहाँ से आपके ग्राफ चालू हुए, एक्स टी मतलब x होगा y एक्सिस पे और t होगा x एक्सिस पे। यहाँ पे x कौन है? डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ कंफ्यूज मत होना। अब ये ग्राफ बना है ऐसा अब व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपके दिमाग में क्या समझ में आ रहा है? पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट वही है। समझ में आ गया? मतलब देयर इज नो वेलोसिटी। सिंपल, वेलोसिटी नहीं है या फिर पार्टिकल रेस्ट पे है। तो ध्यान से देखो, अगर इसका मैं स्लोप फाइंड करूं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बोलता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, dy बाई डी एक्स। वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। x पे कौन है? टाइम। तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी तो कौन है? वेलोसिटी। सिंपल है। मतलब स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, इसका इन्फरेंस क्या हुआ? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? मतलब एक्स टी ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी। अब दूसरा एक ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ? t1 टाइम पे इधर, t2 टाइम पे इधर, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर होता जा रहा है। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका स्लोप अगर फाइंड करूंगा तो कुछ आएगा, तो इसका भी स्लोप क्या होगा? dy बाई डी एक्स, मतलब वेलोसिटी, मतलब वही है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। सिंपल। और कैसा ग्राफ हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। फिर लास्ट ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे
इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। सिंपल। तो ग्राफ में एक्सटी ग्राफ के 4 टाइप्स होते हैं। इन 4 टाइप्स में से मतलब ये तो वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रहा है, फिर एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन भी डिस्क्राइब होगा, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी हमको क्या समझना था, किस टाइप के ग्राफ होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब किसी ने पूछ लिया यहाँ का एरिया फाइंड करो, तो वो कोई और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। हमको क्या पता चला कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। सिंपल है। और जब मैं आपको बताऊं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इन फ्यूचर जब वीटी ग्राफ पढ़ेंगे तो वीटी ग्राफ का एरिया अगर मैं फाइंड करूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ टाइम इंटू वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। वैसे ही हमें एक और लाइन मिलेगी यहाँ से, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम होगा तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम होगा तो डिस्टेंस। इसे अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो मिली वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम तो मिल जाएगा स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी, तो डिस्टेंस टाइम का स्लोप फाइंड करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो स्पीड मिल जाएगी। बस तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, इतनी नोट्स खाली बना के जाओ।